बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आज बेशुमार वाक़यात हैं कि कोई एक एक वाक़या जो है उस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन टाइम की किल्लत है, इसलिए हमने आस्ता आस्ता तमाम चीज़ों को टेकअप करना है। सबसे बड़ा वाक़या यह है कि कोयटा में आज फिर धमाके हुए हैं, एक से ज़्यादा, और 14 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 25 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मर्दान में 26 से ज़्यादा बंदे शहीद हुए थे और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। ये तो है जो हमारा हम है। और नहीं, उधर हमारे भी तो हुआ ना, जलालाबाद में। जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर में और वहाँ हमला हुआ है। पहले भी पिछले हफ्ते भी हुआ है, आज दोबारा हुआ है। और वो दाइश नामी की तंजीम ने वो उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन हमने हिंदुस्तान के एक मुतनाज़ा हमले में पठानकोट पर जो हुआ था, उसमें जिन लोगों के हिंदुस्तान ने नाम दिए थे, आज पाकिस्तान की पूरी हुकूमत ने और मुसल्लह अफवाज ने और रियासती एजेंसियों ने एक मुतफ़िका और मुश्तरका फ़ैसले के ज़रिए जैश मोहम्मद नामी तंजीम के सरबराह मौलाना अज़हर जो है उनको मसूद और अजहर। मसूद अज़हर और उनके कई साथियों को गिरफ़्तार कर लिया और उनसे पठानकोट वाक़े के बारे में तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। और हिंदुस्तान अब मुतालबा कर रहा है कि इन तमाम को और इनके पुश्तपरा लोगों को फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए। ये है सूरत हाल जिसके ऊपर हमने बातचीत शुरू कर दी है। गुलाम हुसैन साहब, लगता है आपको इस चीज़ का बड़ा मलाल है कि क्यों मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हकीकत ये है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखें, ये बड़ी देर से इसी किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस थे। मुझे याद है कि मैं मुशर्रफ साहब के साथ बैठा हुआ था जब नए नए चीफ सेक्रेटरी बने थे। गुजर हाउस में उन्होंने डिनर दिया हुआ था, पहली दफ़ा लाहौर आए थे। तो ख़बर आई कि जी वो तैयारा जो है वो IC-1044 उसका नंबर था, वो खटमंडू में हाईजैक होकर लाहौर आना चाह रहा था। लाहौर उसको इजाज़त नहीं थी। वो पहुंच गया वहाँ से कंधार। और बाद के जो वाक़यात हुए कि वो मौलाना मसूद अजहर साहब यहाँ आ गए और फिर दंदनाते फिरते थे लाहौर में, यहाँ खुतबा भी देते थे। और मैंने उनके बाद खुतबे जो हैं उनकी रुदात जो है वो पढ़ी है, सुनी भी है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है ये कि पाकिस्तान ने, जिनके बारे में कहा जाता था कि हमारे ये कैट पाव बन गए थे या जो भी था, वो उन पर हाथ डाला है हमने। उनके भाई को भी पकड़ लिया, आपको पता है, मौलाना अब्दुल रऊफ। इस वक्त एज वी आर स्पीकिंग मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी बड़ी ग्रिलिंग हो रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपका तलक है या नहीं। ऐसे ही उनको प्लेट में हाजिर नहीं कर देंगे हम भारत को कम वोट पे। लेकिन एक नया किस्म का मामला जो है सामने आया कि पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से जो मौजूदा फौजी क़यादत है और सियासी क़यादत, वो इस मामले में एक पेज पे हैं जो पहले नज़र नहीं आते थे कि यार नो गुड तालिबान, नो बॉयड तालिबान। ये नहीं कि हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। हमारा जो आप बात कर रहे हैं ना आज के वाक़यात का, चाहे जलालाबाद हो चाहे कोयटा हो, गुलाम हुसैन साहब एक बात तो पक्की है ना कि हम दहशत गर्दी का खुद शिकार हैं। और मेरे ख्याल से ये बात हमें अब पूरी तरह घर कर गई है कि हमारा जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी जो पाकिस्तान की बुनियाद को सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो दहशत गर्दी से। और इस मामले में जैसे राहिल शरीफ साहब कहते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो हम अपनाएंगे। नहीं, उस पर तो हम इतने सीख पा हुए हैं और बंदे पकड़ के दे रहे हैं। तो ये इधर जो इतने मर गए, इनका कोई वाली वारस नहीं। ओ भाई, उनका वो भी सीख पाया है। मीडिया जो है उनका, जो टाइम्स नो, आप देखा होगा, अर्जा सराई कर रहा है कि वो क्या कि हमारे पाकिस्तान हवाले शिकस्त खा को गया है, हैज सरेंडर्ड, हमारे का शिकस्त खा गया है और उन्होंने पाकिस्तान स्कम्ड टू प्रेशर। कैपेचुलेटेड। यानी मुसीबत यह है कि इंडियन मीडिया को खुश करना बड़ा मुश्किल है कि अगर हम इनको नहीं पकड़े तो कहते हैं दहशत गर्दों से मिले हुए। अगर हमने उनको पकड़ लिया और उनको इंटेरोगेशन कर रहे हैं, हम टीम भी वहाँ भेज रहे हैं, आपको मालूम है ना, एक टीम भी जाएगी वहाँ पठानकोट। तो ये मेरा ख्याल है कि एक नए इरा की तरफ हम जा रहे हैं गुलाम हुसैन साहब, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान और जो अफगान हुकूमत जब तक ही रहती है, ये मिल के तो नहीं, लेकिन एक दूसरे से तावन करके इनको दहशत गर्दी के इस अजदहा को नाकाम बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये फुंकारता रहेगा। होगी बात।
अब पहले तो आप बर्दा फरोशी आपके दोस्त ने परवेज़ मुशर्रफ ने की कि यहाँ से चुन चुन के, इवन उनका जो सफ़ीर था मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, मैं इतनी खौफज़दा हो जाता हूँ बात करके। उनकी जो दिल दहलाने वाले वाक़यात थे कि अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर थे उनको ठुड्डे मार मार के उनको जहाज़ में फेंक के अमेरिका के हवाले किया और बेशुमार और लोगों को, फिर अफ़गानिस्तान के हवाले करते रहे। अब आप इंडिया के हवाले करना शुरू हो गए हैं। ना आपके पहले इकदाम से अमन हुआ था, ना माफ़ करना इस कदम के तौर पर। अब ना मैं नवाज शरीफ को इल्ज़ाम दे रहा हूँ, ना किसी और को दे रहा हूँ, ना आपको दे रहा हूँ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ना पाकिस्तान ने पठानकोट में कराया था कुछ, ना ये लोग इस काबिल हैं। ये बड़े अहम को की जन्नत में लोग बसते हैं कि रियासत पाकिस्तान को नाकाम करके 2 4 5 आदमी अपने बंदे भेजेंगे और वो वहां लोगों को मारते फिरेंगे। दिस कैन नॉट हैपन, और ये हो रहा है तो इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं। नंबर 2, मैं ये अर्ज करूंगा कि आज आपने हिंदुस्तान का जितना मौक़िफ़ था आपके खिलाफ और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का, उसको सारा मिनोअन तस्लीम कर लिया है और उनके आगे लेट गए। इसके अब नतायज भुगतने आपको पड़ेंगे। मेरा ये नुक्ता नजर है, विच मे बी रॉन्ग। यू आर विद इन योर राइट टू से जी चौधरी साहब ये बकवास है। मैं तो नहीं कहूँगा बकवास है, लेकिन मैं इससे तवाक़ नहीं करता और ना करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो पॉलिसी है जो बहुत पहले अपनानी चाहिए थी और ये सही किया। और अमन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मुकद्दम है सारी चीज़ों पे, और नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा ये है कि इस किस्म के अनासर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो खुल खेलते ना रहें। अब देखें ना जो बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे के बाद ऐसे ही हम नींद पॉलिसी थी हमारी। अब ये लखवी साहब के मामले में जो हुआ, अब ये देखें अब हाल ये है कि देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम आने को तैयार नहीं है दुनिया की, इन लोगों के दंदराने फिरने की वजह से। इन लोगों ने देखे ना, इन्होंने तो ये जहाद करते करते ये इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जहाद कर दिया। अब कोयटा में जो हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि जी ये कोयटा में हुआ है, इस पर हम ना सिर्फ काफ़ी अफसोस मिलते हैं बल्कि ये इस पर हमारी देखे ना, एक तरफ आप ज़रब असद जो है इसकी जो कुर्बानियाँ हैं, गुलाम हुसैन साहब इनको तो अंडरमाइन ना करें आप। नहीं, उनको तो कौन कर रहा है? देखिए ना ये नहीं, मैं आपके जो इकदाम है ना आज के, मैं ये कह रहा हूँ, मैं निजामी साहब आपके जो आज के इकदाम है ना उनको मैं आपके नहीं हमारे पाकिस्तान के, वही कह लें पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है। मेरे समेत जो इकदाम हैं उनके ऊपर मेरी सीरियस रिजर्वेशन है। मुझे पता है क्योंकि आप शुरू से गुलाम हुसैन साहब एक जिहादी बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, उन्हीं तंजीमों के साथ उठना बैठना आपका एक, आप उसी मैं कहूँगा उसी दौर अभी उधर ही रह रहे हैं जो एक करून उला में रहते हैं। दूसरे वो समझते हैं कि सारा दुनिया जो है उसको पाकिस्तान में तखरीबकारी के अलावा और कोई नहीं है काम। और पाकिस्तान जो है यहूदियों और भारतीय और सहूदियों की और अमेरिका की साजिशों की आवाज़ है, और हमें तलवार लेके जहाद लड़ना चाहिए दुनिया से। सारी दुनिया बदल गई है गुलाम हुसैन साहब, हम नहीं बदलेंगे नऊज़ुबिल्लाह तो हमारा हाल सीरिया या इराक या लिबिया जैसा होगा। अल्लाह के फजल से हम एक ऐसी कुव्वत हैं जो एटमी कुव्वत है, फौजी कुव्वत है। सऊदी अरेबिया हमारी खुशामद कर रहा है कि आओ आके हमें बचाओ, और एक हम एक 20 करोड़ अफराद की कौम है, पाकिस्तानी कौम है, और मेरा ख्याल है हमें कोई एहसास कमतरी में नहीं होना चाहिए। और ये कोई बड़ी ऐसी कोई बात नहीं कि अगर यहाँ से वाकई उनके हैंडलर्स गए थे और भारत ने हमें कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी है तो उस पर अमल ना किया जाए। दिया हुआ या नहीं है, आपने तस्लीम कर लिया है कि जो इंडिया कह रहा है या उनका प्रोपेगेंडा लाइन है वो ठीक है। हाँ, लेकिन गुलाम हुसैन से मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, वो तो आपका की मर्जी है। लेकिन एक और बात बहुत बड़ी है इसके ज़रिए कि आज हमने ये यकीनन ये बात दुनिया पे वाज़े कर दी है, साबित कर दी है कि ये जो दहशतगर्द हैं जिनके बारे में भारत प्रोपेगेंडा करता रहता है कि हमारी ISI का नाम लेते हैं ना, वो इसलिए मैं ले रहा हूँ, फ़ौज, हमारे कुछ और अनासर जो हैं ये इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। और जब कोई होता है ना मामला मुज़ाकरात का, सुलह जोई का भारत के साथ, तो ये वाक़या करके उसको सबोटाज कर देते हैं। इसको गलत साबित किया है
कि मियाँ नवाज शरीफ, जनरल हाइल शरीफ, ISI चीफ, नेशनल सिक्योरिटी के चीफ, ऑल ऑफ देम और पाकिस्तानी कौम, दे आर ऑन द सेम पेज। आपने देखा होगा कि ये जो जब मोदी साहब यहाँ आए हैं, जिससे ये सारा मामला शुरू हुआ है, सिवाय जमात इस्लामी के पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने अपने तमाम तर जुमला खिलाफात के बावजूद इस प्रोसेस को नहीं support तो किया। जो बांग्लादेश में उनके बंदों को फांसियां दे रही है, इधर भी दे देंगे, फिर ही अमन होगा। लेकिन ये बांग्लादेश में जो फांसियाँ हो रही हैं, आप अगर मैं उसके हक में नहीं हूँ यकीनन, और मैं ना किसी की जगह भी फांसी चले, के हक और में, ये तो हमारी- लेकिन अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश अपने आप को एक मुल्क समझता है, जिन लोगों ने उनके खिलाफ आ, उनके मुताबिक जो रिश्वतवादी हमारे किया, लोगों को शहीद कर रहे हैं, कोयटा हो, मर्दान हो, बन्नू हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कहीं हो, मैं कहता हूं उनको चुन चुन के कुत्तों की मौत मारना चाहिए। ना वो मुसलमान है, ना पाकिस्तानी है, ना कोई उनके लिए सिंपथी होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने इंडिया के आगे सरेंडर किया है, ये किससे मैंडेट लिया था, गुलाम हसन साहब, कौन सी पार्लियामेंट से लिया एक था? आखिरी बात- और अभी मैं वो आपके जो दूसरे दोस्त हैं जहांगीर खान तरीन, वो इमरान खान के बाद जो सबसे पावरफुल है, उन्होंने तो हाथ हौला रखना। लो पहले ही ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कहता ਤੁਸੀਂ आप ही कर लिया करो जो करना है। उधर इंडिया ना मिले हो सारे, ਤੁਸੀਂ उधर होने हाँ, हम भी भारतीय एजेंट है यार। नहीं, मुझे एजेंट कोई का कह मैंने नहीं सकता। कहा। आरिफ निजामी को कोई नहीं कह सकता, आप होंगे। लो इधर अपने मेरे से कितने ले आए हो गल, मैंने और बात की है। मैं समझ अभी रहा हूँ चलो आपकी वक्फे के बाद एक बात मैं कहना चाहता था वक्फे से पहले, ये सिर्फ ये कि भारतीय सफीर जो है ना डेजिग्नेट बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला, वो नहीं ये बॉम्बे नहीं है, बम्बा वाला। बम्बा वाला, उनको बड़े फूल शूल पेश किए गए और वो तशरीफ ले आए। मुझे उससे इंडिकेशन मिली कि इस दफ़ा इंडिया का जो एटीट्यूड है ना, वो मुज़ाकरात होंगे, चाहे परसों हो जाए। चलो जहांगीर साहब से बात करते हैं। यकीनन होंगे अब इसके बाद। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और 3G आप वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के बाद सबसे ताकतवर अहदेदार हमारे साथ हैं। मेरी मुराद जहांगीर खान तरीन, जो मुल्तान डिवीज़न से ताल्लुक़ है जिनका, यानी सराइकी बेल्ट से। हल्का 154 में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, उसकी रियासती मशीनरी, सूबाई हुकूमत, पुलिस, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो मुखालफ थे, उन तमाम को इबरतनाक शिकस्त से दुचार किया। जो ये समझते थे कि तहरीक इंसाफ का कोई केस नहीं है और ये ऐसे शोर शराबा मचाते हैं। 40,000 की अक्सरियत कोई मजाक नहीं है। और हैट्स ऑफ टू जहांगीर तरीन, इन्होंने पार्टी के अंदर अपनी जगह का लोहा मनवाया है, अपनी हैसियत का, और मुल्क में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केस को एक ज़बरदस्त तकवीयत और कामयाबी से हम किनार कराया। जहांगीर तरीन साहब, वेलकम टू द शो। Thank you, Shoaib साहब, thank you very much and for your kind words also. आरिफ निजामी साहब बात करेंगे। जी जहांगीर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो मैंने दो बदू दे दी थी मुबारक, लेकिन अब ज़रिया टीवी में आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये वैसे बड़ा मार्का मारा है आपने, क्योंकि बहुत सारे मुबसरीन कह रहे थे कि तरीन साहब को बहुत बुरी तरह हारेंगे, 30,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, खासा बोलना से ना ले दिए। नहीं, 1,30,000 जो है वो वोट जो है वो आपको बजाय 1,40,000 मिल गए। तो ये क्या, आप अगर आपसे मैं खुद पूछूं कि वो जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं वो तो कहते हैं आपने ये पॉलिटिक्स जो है अब ये कर दी है कि सिर्फ जिसका पैसा हो वो जीत जाए। ये पैसे की जीत है या आपकी जीत है या रसूलों की जीत है, ये किस चीज़ की जीत है? आरिफ, आपकी आवाज़ के अलावा स्टूडियो की भी आवाज़ें आ रही है मुझे जी, किसकी और आवाज़ मेरा आ रही है? एको भी आ रहा है वो इसका, भाई ठीक करें जी। so it's very difficult to hear. दोबारा आवाज उनको सही नहीं जा रही। जरा जहांगीर साहब, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन ये कि आपने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, आपके नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखें आरिफ, मैंने
एक तो आपके जो बैक स्टूडियो की सारी आवाज़ें मुझे आ रही हैं वैसे अनफॉर्चुनेटली। चलो आप बात करें, ये हट जाती हैं। अच्छा तो मैं आपका सवाल तो सुन लिया, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम थी ना वो ये थी कि जो तहरीक इंसाफ का पैगाम है, जो बुनियादी पैगाम है निज़ाम की तब्दीली का, ये पैगाम के अवाम के ऊपर डेवलपमेंट खर्चा होना चाहिए, सिर्फ सीमेंट सरिये की सड़कें और पुल और बसें नहीं बनानी चाहिए। ये एक बुनियादी पैगाम जो था, मैं कामयाब हो गया कि मैं लोधरा के 154 के अवाम के दिलों में बिठा दूं। हाँ, और मैं ये कहता था उनको बार बार कि तब्दीली का ये पहला कदम होगा। लेकिन तब्दीली तो देखिए ना जहांगीर साहब, बहुत खुशी हुई जगह आनी मुझे चाहिए कि थी। हमारे अवाम देही कॉन्स्टिट्यूंसी है, देही हल्का है, गरीब लोग हैं, मगर उनको इस वक्त जो उमंग है ना तब्दीली की, कि जी हमारे मुल्क में उनको उम्मीद हो कि जी हमारे हालात बदल सकते हैं। वो तो ठीक क्योंकि है। पिछले 60 साल से 70 साल से हमारे मुल्क में गरीब आदमी के हालात नहीं बदले, चाहे जैसी भी हुकूमत आई है, क्योंकि हमारा निज़ाम एक स्टेटस को का जो निज़ाम है वो गरीबों के ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ एक ख़ास जो एक ग्रोह है उसके लिए ये निज़ाम बना हुआ है। तो ये पैगाम मैंने बार बार घर घर गली गली बस्ती बस्ती है मैंने हर जगह दिया, और आखिर में लोगों को ये समझ आ गया। हालांकि अभी 2.5 साल दूसरी हुकूमत के मौजूद हैं, मगर मेरा यही पैगाम था कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं लोधरा में और पाकिस्तान में, तो आपको आज अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करनी होगी, और वो उसको करने का तरीका वोट की ताकत से है। तो जहांगीर साहब, वोट की ताकत तो आपको पता लग गई, लेकिन लोग कहते हैं कि ये वोट की ताकत नहीं है, आपके जो मुखालिफिन है ये नोट की ताकत है। ये बताएं कि वाकई ये देखें, मैं जितने भी पॉलिटिक्स जो है कुछ चेंज हो गई है। 1,40,000 वोट नोटों से नहीं कमाए जाते, लोगों के दिल जीत के कमाए जाते हैं। यकीनन। दूसरी बात यह है कि मैं मुकाबला हुकूमत का कर रहा था। 2.5 अरब रुपए का पैकेज, 80 करोड़ रुपया उन्होंने किसान पैकेज के चेक डिस्ट्रीब्यूट किए एक हल्के में, और उन्होंने 200-250 नए ट्रांसफार्मर लगवाए, गैस के मीटर दिए, कनेक्शन दिए, सड़कें बनवाई, हर जगह सड़कें डेवलपमेंट शुरू हो गई लोधरा में। तो इन हुकूमत के नोटों का मुकाबला कौन कर रहा था? वो ठीक है। मगर अच्छी बात यह है कि हुकूमत की मरात और ऐलानात को लोगों ने ठुकरा दिए। नहीं, लोगों ने ठुकरा दिया है, लेकिन अगर ये जो आपके मुखालिफ नतीजा निकाल रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। आई एग्री विद यू कि 1,40,000 वोटों को नहीं खरीदा जा सकता। 2-4-10,000 का 5,000 का फर्क हो तो वो तो बंदा होता है कि बस्ती खरीद ली, गांव खरीद लिया। इस तरह वोट नहीं बिकते, ना खरीदे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों ने वो के मुंह पर जिन्होंने किसानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ना उनके अनाज का कोई खरीदार है, दुनिया में भी वैसे भी बुरा हाल है। उसके बाद उनकी चीजें महंगी, उनको बिजली सस्ती नहीं मिलती, ना कोई चीज मिल रही है। आज हालत यह है कि वो कंगले हो गए। नहीं, गुलाम हुसैन, इसमें ये भी ऐड करें कि कमोडिटीज की कीमतें बिल्कुल कोलैप्स कर गई जी। वो भी तो एक किसान के लिए बहुत बड़ा उसका वजह यह है कि वो उसको तवज्जो नहीं दे रहे। देहात जो है सरापा एहतजाज है, और लोग जोड़ियां फैला फैला के इनको बददुआएं दे रहे हैं, और इनकी तवज्जो नहीं है। ये अपने और अल्ले तल्ले में लगे हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब, अब आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? आप स्टेटस को पर आप राजी हो गए क्योंकि जहांगीर तरीन जीत गए, लिहाजा अब असेंबली जो है 2018 छोड़ के 1 साल की एक्सटेंशन दे के 2019 में इलेक्शन कराया जाए। नहीं, मैं तो जीत गया हूं। मैं 2.5 साल की तवील मेहनत के बाद मैंने अपना हक वापस लिया है। मैं 2013 में जीत गया था। मैं 2.5 साल असेंबली में मेरे ज़ाया हुए हैं, जो मैं अपने लोधरा के अवाम के लिए मराद मांग सकता था, लोधरा के अवाम की खिदमत कर सकता था। मगर इसको पीछे रखते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है चौधरी साहब। ये हुकूमत जो है ये गरीब अवाम को इसने पीस के रख दिया है, और ख़ास तौर पे काश्तकार का तो इन्होंने जो समझें आप माशी कत्ल किया। इन्होंने काश्तकार को बिल्कुल दिवालिया कर दिया है। काश्तकार के घर के चूल्हे बंद हो गए।
और इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब नून लीग की हुकूमत आती है ये किसान के खिलाफ काम करते हैं, मगर 40 साल में मैंने इतने ख़राब हालात नहीं देखे काश्तकारी में जितने इस साल हालात थे। ये तो सही और है। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने कोई सपोर्ट प्राइस में इंटरवीन नहीं किया, इन्होंने कॉटन की प्रोक्योरमेंट नहीं की, इन्होंने आज तक कभी रिसर्च पे पैसे नहीं खर्च किए। इसका नतीजा ये है कि हमारे पास नाकिस बीज है, हर क्रॉप के नाकिस बीज हैं। हमारे पास कोई काश्तकार को मदद करने वाला नहीं है कि जी आप खर्चा कम करके कैसे काश्त करें, हम अपनी खाद कैसे कम इस्तेमाल करके पैदावार ज़्यादा लें, हम पानी कैसे इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भूल गए हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जंगला बसें बनाने पे और बड़े बड़े पुल बनाने के ऊपर ये इन्होंने जैसे कोई लगता है कि कोई सिविल ठेकेदार हमारे मुल्क पे काबिज हो गया। जहांगीर साहब, ये तो सारी ठीक है बात आपकी के अब एक अभी तक जो 2.5 साल रहे ना, जिसमें आप ज़्यादा धरने में मसरूफ़ रहे, स्ट्रीट एजिटेशन में मसरूफ़ रहे, पार्लियामेंट से बाहर मीडिया के साथ आपकी कारकर्दगी जो है बड़ी अच्छी रही। पार्लियामेंट में कोई पीटीआई का बतौर अपोजिशन कोई रोल नहीं रहा, बल्कि इमरान खान साहब तो जाते ही नहीं हैं पार्लियामेंट में। नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म तो समझते ही वॉइस रहे हैं। अब ये कोई हम चेंज देखेंगे आपके आने से कि पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर कोई सही अपोजिशन का किरदार अदा कर पाए? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें अपना पार्लियामेंट में किरदार जो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा करना चाहिए। हम पाकिस्तान की असल अपोजिशन हम हैं, मगर मैं जो 2-3 दिन असम्बली गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि आज नून हुकूमत ने अपने स्पीकर के थ्रू बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों के माइक बंद कर देते हैं, बहुत मुश्किल है। और वो जो एक होनी चाहिए ना कि अपोजिशन को मौका दिया जाए मुकाबला करने का, वो हालात इस वक्त नहीं है, मगर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह ताला इनसे मुकाबला करेंगे और कोशिश यही होगी कि अपोजिशन की तमाम पार्टियों को मिला के जो अहम चीज़ें हैं जो हुकूमत जो इस गलत काम कर रही है उनको हम पॉइंट आउट करें और अपना रोल प्ले करें। तो पार्लियामेंट के अंदर, और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है। क्यों जी, पार्लियामेंट के अंदर कोई ये इत्तेहाद जहांगीर साहब आपके ज़हन में है कोई और अपोजिशन पार्टियों से? अच्छा, ये आप वैसे आपकी पार्टी और आपके लेकिन लीडर राब्ता हमारी पार्टी का पहले भी है, सब तमाम अपोजिशन पार्टी। जहांगीर तरीन साहब, और आपकी अब हमें पार्टी, अब वक्त की जरूरत यह है कि हम सब मिल के इस हुकूमत का मुकाबला करें। जहांगीर तरीन साहब, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर और आप जैसे ज़बरदस्त पॉलिटिशियन की और बाकियों की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ का एक 1 पॉइंट एजेंडा इस वक्त क्या है? आपका कोई प्रोग्राम पता नहीं नजर आता कि आप अब अचीव क्या करना चाहते हैं। नहीं, देखिए हमारा एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक बाकायदा नया पाकिस्तान का एक खाका है, और इंशाल्लाह ताला हम आपको, अगर अभी तक ये लोगों में इतना हमने नहीं फैलाया तो ये ज़रूर फैलाएंगे। और क्योंकि हम धरने में और पिछली जो 2013 की इलेक्शन की धांधली हुई थी वो हमारा हमेशा से फोकस रहा है, मगर ये ज़रूरी है कि अब हम अपने इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें और ज़रूर करेंगे। और जो ये हुकूमत आवाम को, गरीब को पीस रही है, उसके इंशाल्लाह ताला हम प्रोटेस्ट करेंगे और गरीब के लिए खड़े होंगे। गरीब के लिए तो आप ज़रूर खड़े हों जहांगीर साहब, लेकिन आपकी जो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी है वो भी बहुत ज़्यादा है। मसलन ये इलेक्शंस जो हैं, बजाय कि ये पार्टी इलेक्शंस इकट्ठा करते, ये डिवाइसिव हो गया मामला। वो जो आपके जस्टिस वजीउद्दीन साहब हैं वो उन्होंने नाम रख दिया आपका पीटीआई क्यू ग्रुप। तो ये जो पार्टी के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पैदा हुए हैं, इनको भी तो रिजॉल्व करें ना आप। ये देखें, ये जो जस्टिस साहब है ये पार्टी में नहीं है, इनको पार्टी से इमरान चेयरमैन साहब ने फारिग कर दिया था। अब वो कहते रहते हैं मैं पार्टी में हूँ, अब उनको बंद तो नहीं कर सकता, मगर असल में वो पार्टी के मेंबर नहीं रहे। मगर ये जो आपकी बात है, अब हमारी इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रही है
और ये इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से साफ और शफाफ होगी, और इसके अंदर जो भी और डायरेक्ट इलेक्शन होगी, इनडायरेक्ट नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन में जो भी लोग पार्टी के वर्कर खुद चूज करेंगे वो ओहदों पे आएंगे, और इंशाल्लाह ताला एक पार्टी यूनिफाइड ही हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम फिर मिल के एक नून का मुकाबला करेंगे जो असल हमारा चैलेंज है। जहांगीर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये बड़ी अफवाहें आजकल गश्त कर रही है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो नाराज़ होके चले गए और अलीम खान साहब उनकी जगह लेना चाहते हैं। कोई इस बात में हकीकत है कुछ? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मेरी कल भी बात हुई चौधरी सरवर साहब से, परसों भी चौधरी सरवर साहब से बात हुई। वो एक अपनी गवर्नरी छोड़ के एक हाथ मकसद के लिए पीटीआई में आए थे, वो किसी ओहदे के लिए नहीं आए थे। तो वो हमारे एक वर्कर हैं, हमारे एक लीडर हैं, और इंशाल्लाह ताला उनका रोल प्ले करेंगे। पार्टी इलेक्शन में भी उनकी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ऐसी कोई ये खबरें गलत हैं क्योंकि वो बाहर गए अपनी बुक लॉन्च करने के लिए। उनकी 2-3 लॉन्चिंग सेरेमनीज हैं, जैसी ख़त्म होगी वो मेरा ख्याल है आज से 4-5 दिन बाद पाकिस्तान में वापस होंगे। तो वो मुखालफ तो आपको ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी या नून में मियां मोहम्मद अजहर और उनका ग्रुप नून के साथ उनके मामला तो हो रहे हैं। चौधरी सरवर साहब दिल बर्दाश्ता होके यूके चले जा रहे हैं। वो तो बताया और लॉन्चिंग के लिए गए यार। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, मुखालफ जो कह रहे हैं, ये नहीं, मेरी तो नहीं है ख्वाहिश, मेरा तो नहीं मौक़िफ़ ये, मैं तो बात कर रहा हूँ। अब कर लेने देना, आपके दोस्त हैं तो इस तरह सरवर साहब का मैंने आपको पहले बता दिया। और वो कहते हैं कि जहाँ तक आपका जो है ना, लोगों के बारे में लोग बातें करते हैं, ये हमें ये कोई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन नून का है, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब पार्टी में खुश हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये आप देखते जाएंगे कि जब ये चीज अच्छा, ये पार्टी अफेयर से आके खबर निकल आती है फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है, अभी तक तो कोई गया नहीं। अच्छा, ये फरमाए जहांगीर खान तरीन साहब, ये करप्शन जो है सिर्फ सिंध के अंदर हो रही है, पंजाब में सारे फरिश्ते हैं, सारे दूध के और शहद के धुले हुए हैं, यहाँ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अब आपने एक साबिक आर्मी चीफ के अजीजो कारब के पीछे भी पड़ गए हैं। आपकी पार्टी गुमनियां डाल के क्यों बैठी हुई है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपना मौकफ दें, आप कोई हमें कोई अभी तक सैर करवा रहे हैं। देखें, नहीं, हम बिल्कुल चुप करके नहीं बैठे हुए साइड पे। हमारा मौकफ है जो हम जोरदार तरीके से पेश कर रहे हैं कि जो एहतसाब है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सिर्फ एक सूबे के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इससे देखें, इससे उस सूबे में लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जी कि क्यों सिर्फ सिंध में ये क्यों हो रहा है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और पंजाब में इतने करप्शन स्कैंडल हैं, मेगा स्कैंडल्स हैं, इतनी लैंड माफिया तो ऑपरेट कर रहे हैं कि उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। कोई ख़ास स्कैंडल आपके ज़हन पंजाब में है जहांगीर साहब, इसको हाईलाइट करना चाहिए पीटीआई को, या हमें करना चाहिए? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ कौन सा ऐसा स्कैंडल है जो पंजाब में है जिसको हाईलाइट आप नहीं कर पाए या हम नहीं कर पाए? देखें, इसमें लैंड माफिया के स्कैंडल्स हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी की कब्जे ग्रुप्स के स्कैंडल्स हैं। ये इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बने हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपको मैं एक नेशनल लेवल पे जो एलएनजी का एक केस है, 1 साल से एलएनजी के ऊपर सारे ये फैसले कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, प्राइसेस मेंटेन कर रहे हैं, ये नेगोशिएट कर रहे हैं, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बताते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और नंदीपुर में जो घपले हुए हैं उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेट करता। ये बार बार आके कहते हैं जी हम ऑडिट करा रहे हैं। कहाँ गया वो ऑडिट? नैब क्यों नहीं पकड़ती नंदीपुर स्कैंडल को? जरा आके देखे ना कि ये क्या हुआ, क्या इस इतना बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में वो बिजली नहीं बन रही। अगर बन रही है तो पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली बन रही है। ये आखिर क्या माजरा है? ये चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए ना जी। जहांगीर तरीन साहब, आपकी पार्टी जो है ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। अब पाकिस्तान में वाहिद चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा वाकया है तारीखी एक अहमियत का कि जिससे पाकिस्तान और रीजन के तमाम मसाइल का
बड़ी हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने में मदद मिलनी थी। आपके KPK के वजीर आला ने और हुकूमत ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उसको भी मुतनाज़ा बनाया है, और इस वक्त फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट के दरमियान महाजराई और जंग की सूरत हाल पैदा करने में PTI और आपकी नाकस पॉलिसियों का हिस्सा है। आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? CPEC का कल आप एग्री करते हैं, आज आपको मरोड़ उठा है और आप उसको आप अपोज कर रहे हैं, इसका आप लोगों को जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। चौधरी साहब बोलिए। वेलकम बैक। जहांगीर तरीन साहब, क्या मौकफ है? आप क्यों मुल्क में अफरा तफरी, खाना जंगी और बेइत्मीनानी और अदम इस्तेहकाम, और पहली दफा हुआ है तारीख में आपकी मेहरबानी से कि अवामी जमहूरिया चीन के सफीर ने पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर एक बयान जारी किया है। कितनी शर्म की बात है। आप अपने घर के कपड़े घर में क्यों नहीं धो सकते? देखिए, ये इस प्रोजेक्ट को CPEC को मुतनाज़ा जो किया है वो वफाकी हुकूमत ने और नवाज शरीफ साहब ने किया। उसी में एक बुनियादी वजह बता देता हूँ, आपको सबूत दे देता हूँ। जितनी दफ़ा ये लोग चीन गए हैं, जितनी दफ़ा इन्होंने CPEC के ऊपर नेगोशिएशन किए हैं, ये गए हैं खुद, उनके साथ उनके भाई साहब गए हैं, शहबाज साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, बस। इसके अलावा उनके बच्चे भी गए हैं, वो कोई बिजनेस डील की मीटिंग भी उनकी हुई है, मगर किसी छोटे सूबे के वजीर आला को इन्होंने साथ ले जाना गवारा नहीं किया। ना खटक साहब को लेके गए हैं, ना कायम अली शाह साहब को, ना वहाँ से बलोचिस्तान से। क्यों? इसकी वजह क्या है? जवाब देना। ये कई दफ़ा गए हैं, दर्जनों दफ़ा गए हैं चाइना, क्यों नहीं लेके गए? इन लोगों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? ये मुल्क चौधरी साहब एक फेडरेशन है, इसके 4 सूबे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, पंजाब एक इकोनॉमिक फोर्स है, मगर अगर हम अपने बाकी छोटे सूबों को भी साथ नहीं चलाएंगे, उनको हम सौतेले भाई की तरह हम उनको ट्रीट करेंगे, तो इस मुल्क में फेडरेशन को खतरा होगा। अब 1 साल से इंतज़ार कर करके खटक साहब ने बार बार चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को ये कहा, आप हमें ऑन बोर्ड लें, आप हमें भी एक हिस्सा दें। खटक साहब को और KP की हुकूमत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन डिटेल्स नहीं है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट की किस स्टेजेस में ये होगा। ये रूट तब्दील करते रहते हैं और हमें कहते रहते हैं जी कि आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी काम करेंगे। भाई, आपके इस 3 फेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के, हर फेज के अंदर तमाम सूबों का राइट है कि उनकी डेवलपमेंट का ख्याल किया जाए, बल्कि जो छोटे सूबे हैं और पंजाब के वो हिस्से जो पसमानदा हैं, वहाँ इनको ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क बनने चाहिए। हमने तो अब ये भी सुना है कि इसकी तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी एक एलिमेंट है, जहाँ पे IT पार्क्स बनेंगे, IT सिटीज़ बनेंगी। वो हमें आज तक नहीं पता था। हमें यही पता चला कि इसका सोशल वेलफेयर का भी एक एंगल है, एक पार्ट है कि ये जब तक ये बेनिफिट CPEC के पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक गरीब की रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस प्रोजेक्ट के वो बेनिफिट नहीं आएंगे जो आप समझ रहे हैं कि आएंगे। तो ये सब इसके चाइनीज़ समझदार लोग हैं, उन्होंने ये तमाम एलिमेंट बनाए हैं, मगर आज तक इन्होंने हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ पंजाब को अपने साथ रखा है, फेडरल गवर्नमेंट ने, और बाकी छोटे सूबों को नहीं रखा। इसका आप सवाल पूछे ना आप मियाँ नवाज शरीफ से कि आपने क्यों छोटे सूबों को इग्नोर किया, चाइना उनको आप क्यों नहीं लेके जाते, आपको तकलीफ क्या है? ये सवाल मैंने तो पूछा है जिसका को मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही मिला कि जी पंजाब जो है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा, सिंध को दुगना फ़ायदा मिल रहा है, 3 गुना मिल रहा है इससे, और कोई रूट नहीं तब्दील हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि आपने तो की ना बात KP की, यही शिकायत जो है बलूचिस्तान को है, ये शिकायत सिंध को है, और ख़ुद इनके हवारी मौलाना फजल रहमान वो आपके साथ वहाँ बैठे हुए थे। तो ये तो बात ठीक है कि ये परसेप्शन जो है रियलिटी बन जाती है। लेकिन इसमें एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है इसका पावर रिलेटेड है। ख्वाजा आसिफ को ऑन बोर्ड नहीं है मुख्तलिफ। कल हम लेके आए जो
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कोई मीटिंग नहीं हुई, रियाज पीरज़ादा साहब को कुछ पता नहीं है। नहीं हुई। तो ये और वाकई जनूबी पंजाब रो रहा है, वहां यानी धूल उड़ रही है, लोग भूखों मार रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं हुआ, उधर क्यों नहीं गया प्रोजेक्ट? जहांगीर साहब, ये जो पंजाब सेंट्रिक पॉलिसीज हैं इनके खिलाफ आपको आवाज़ उठा रहे हैं आप, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर इसको उठाएं ना, आप कोशिश करें कि ये पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाए, ये सारा ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि जो गुलाम हुसैन साहब का कहने का गालबन मकसद ये है कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो $47 बिलियन का, ये कहीं कंट्रोवर्सी की नज़र ना हो जाए, जैसे कहा गया ये काला बाग डैम ना बन जाए एक और। हम तो यही चाहते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, हम तो 1 साल से ये चाह रहे हैं, मगर इनकी जो पॉलिसीज़ है ना, ये अंधेरे बंद कमरों में फैसले करते हैं, पर्दे के पीछे इनकी चीज़ें होती हैं। ये जब कोई हुक्मरान, कोई गवर्नमेंट छुपाए कोई चीज़ को, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, ये खुल के बताएं, मगर ये खुल के बताते नहीं है। आखिरकार खटक साहब को मीडिया पे जाना पड़ा, पब्लिकली इनको अपोज करना पड़ा, क्योंकि ये बात सुनते नहीं थे। हम बार बार खटक साहब ने इनको कहा है मीटिंग करें, हमें आके समझाएं, तमाम छोटे सूबों को ऑन बोर्ड रखें, CCI की मीटिंग करें, आगे से सुनते ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये अजीब किस्म का रवैया है कि जब तक पंजाब इनके साथ है वो समझते हैं कि हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में, और ये अलमिया है, ये डैमेज करेगा फेडरेशन को, और ये मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को इसका ख्याल करना चाहिए। सर, जहांगीर तरीन, since I am very fond of you and I keep on supporting you and your leader without any reason or except that I think you are honorable and honest people. ये मुझे बता दें अपने दिल पर हाथ रख के कि परवेज खटक को, जो कि आपके हैंड पिक्ड चीफ मिनिस्टर है इमरान खान के और पार्टी के, उनको ये जेब देता है कि वो ये बयान दें कि CPAC जो है, अगर हमारे वो ना हुआ, ऐसा ना हुआ, वैसा ना हुआ, तो फिर हम KPK से गुजरने नहीं देंगे। यार ये कौन सी खिदमत हो रही है पाकिस्तान की और फेडरेशन की? और ये इमरान खान और जहांगीर तरीन और शाह महमूद और सारी पार्टी के रास्ते में ये कांटे नहीं है। मैं कहता हूं बहुत बहुत बड़े बड़े छुरे और यानी वो कील फैला रहे परवेज खटक, एंड यू आर नॉट चेकिंग हिम। नहीं, देखिए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, ये कहा है या नहीं कहा, मगर अगर कहा भी है तो ये देखें, जब किसी को आप दीवार से लगा देना तो वो चीखता है। ये 1 साल से मैं आपको कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है, खटक साहब इनको कह रहे हैं कि आप हमें ऑन बोर्ड लें, आप हमें पूरे मंसूबे के बारे में डिटेल बताएं, और चाइना ले, अच्छा और वो नहीं बता रहे, मगर ये मुझे आप बताएं, ये कहते हैं जी कि हम ये किया, हमने वो किया, और हमें बड़े छोटे सूबों को फ़ायदे होंगे। ये बुनियादी सवाल, जब आप चीन जाते हैं तो आप सिर्फ शहबाज शरीफ को क्यों लेके जाते हैं, आप बाकी सूबों के लोगों को क्यों नहीं लेके जाते? तो तुझे आप जा सकते सवाल है, नहीं, चाहिए। ये बात ठीक है इनकी कि जो परसेप्शन रियलिटी बन जाती है, तो जो बाकी सूबों के वज़राए आला हैं उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता? ये सारी चीज़ों पे जो बुनियादी बात है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये तो अपनी जगह पे बात। जहांगीर तरीन साहब, ये आपने देखा होगा कि आज हमने बड़ा क्रैकडाउन किया है ऑन ये जो जैश मोहम्मद, और वो पकड़ा गया मौलाना मसूद अजहर भी। इस प्रोसेस को तो आप सपोर्ट करते हैं ना, PTI जो है? देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं कि हमारे सॉइल से किसी और मुल्क पे अटैक नहीं होने चाहिए, ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। मगर मुझे इसकी डिटेल का नहीं पता कि इनके पास क्या सबूत था जिसकी बेसिस पे कि ये सारा एक्शन हुआ है। वो सबूत ज़रूर होगा, मगर ये है कि इनको समझ लेना चाहिए कि इंडिया को अपीज़ नहीं कर लेंगे आप यही काम करके। अगर कोई सबूत है तो हम सबको बताएं जी कि ये हुआ, ये लोग यहाँ से गए, हम इसलिए इनको पकड़ रहे हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया ने तो अब इसका फ़ायदा उठाया है कि एक दफ़ा आपने इनको पकड़े, अब वो कहते हैं इनको हैंड ओवर करें। अब मुझे नहीं पता कि लीगल कानून क्या है हमारे मुल्क में कि हैंड ओवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मगर इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया अपीज़ नहीं होगा। वो जब आपको उनके लिए कुछ करेंगे उनके कहने के ऊपर या उनके प्रेशर में, वो और मांगेंगे, ये मांगते हैं। तो हमें भी सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, मगर इसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो हुकूमत को ही पता होगा। जिन्होंने आज ये भी तो एक पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का हिस्सा है ना, कि मसलन वो तशरीफ लाए यहाँ, जैसे कि वो ज़ाती मेहमान हो मोदी साहब, और इसमें अब ऐसे लग रहा है कि अगर तो मुज़ाकरात होते हैं तो तब इंडिया कहेगा देखें जी हमने बड़ी फ़राख़दिली का सबूत दिया और हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया घुटने टेकने पे, जैसे उनका मीडिया कह रहा है।
अगर नहीं होते तो कहेंगे पाकिस्तान जी, ताबत बिल्कुल। नहीं कर रहा। तो हमारे हर शोबे में मुझे तो नज़र आता है कम अज़ कम कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हो, ट्रांसपेरेंसी का फुकदान होने के अलावा एक पर्सनलाइज्ड किस्म की गवर्नमेंट है, जिस तरह के ये कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम ना हो बल्कि ये कोई मुगलाई सिस्टम हो। वैसे निजामी साहब इसके ऐड कर लें, तो जवाब तो ले नहीं लेते नहीं ऐड कर लें। पार्लियामेंट मौजूद है, दोनों हाउसेज का इजलास हो रहा है, उनको नहीं पूछा। एक आपने मीटिंग करके बंदे पकड़ पकड़ के इंडिया को कह दिया जी जनाब हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये किस मर्ज की दुआ है? ये इस्तीफे दें, घरों को जाए। पार्लियामेंट गैर जरूरी है। अगर ये मुलव्वस हैं तो इनको जरूर होना चाहिए, कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए इनको। जी जहांगीर साहब। जी, मैं आप दोनों से मैं एग्री करता हूँ। एक तो ये हुकूमत शरीफ बरादरान का हमेशा से ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस यही है, ये ज़ातियात के ऊपर फैसले करते हैं, ज़ातियात के ऊपर इनके ताल्लुकात होते हैं। मैं हैरान हूँ कि दो मुल्क मिले, कि प्राइम मिनिस्टर मिले और वहाँ कोई नोट टेकर भी मौजूद नहीं था, और वहाँ पे एक बिजनेस टाइकून मौजूद था इंडिया का, जिंदल साहब, जिनके घर में नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में खाना खाया था जाके। ये दो मुल्कों के बीच में डिप्लोमेसी करने का कोई तरीका नहीं है। ये माजरत के साथ यहाँ पे नोट टेकर होनी चाहिए थी, फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम होनी चाहिए थी ये। और मैं चौधरी साहब से भी एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट मौजूद है, नेशनल असेंबली का सेशन है, सेनेट का सेशन है, ये आए, इंटीरियर मिनिस्टर कोई आके स्टेटमेंट दे। मैं आज पूरी असेंबली में सेशन में बैठे रह गया हूँ, मजाल है कि कोई मिनिस्टर बैठा हो, सवाई एक दो कोई माइनर मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, कोई आता ही नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं देता, कोई बात नहीं करता। ये गलत है। ये इतने सीरियस मामले हैं कि इसमें मुल्क को एक कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, और पार्लियामेंट को खास तौर पे। मगर ये मैं कहूँगा कि ये जो हुकूमत है ना, ये बिल्कुल पार्लियामेंट को वो अपना जो उसका किरदार है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो नहीं देती। नवाज शरीफ साहब खुद पार्लियामेंट में कभी नहीं आते, और इस पार्लियामेंट में बिल्कुल बेंच हुकूमत के खाली होते हैं, कोरम जो है वो ना होने के बराबर, और ये खुद फैसले करते हैं अपने कमरों में बैठ के। पार्लियामेंट की बालादस्ती को ये मेरा ख्याल है तस्लीम भी नहीं करते। इनकी आवाम दुश्मनी, निजामी साहब नहीं, एक सेकंड, इनकी दुश्मनी ये है, खुर्शीद शाह जिनसे मैं कभी एग्री नहीं करता, आज उनका बयान ले लें कि दुनिया में तेल की कीमत 70% नीचे आ गई है, इन्होंने बिजली की कीमत 33% ऊपर कर दी है। और भाई और आवाम दुश्मनी क्या है? वो आप इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो उस पर ज़रा बात हो सकती है। लेकिन जहांगीर साहब, एक और बड़ा दिलचस्प बयान आया कि एक करारदाद पास हुई, बल्कि एक पार्लियामेंट में पेश की अपोजिशन ने, कि वज़ीर आज़म एक दफ़ा हफ्ते में आके वक्फा सवालात का जवाब दें, तो हुकूमती पार्टी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे, तो आया आपको किसी तरीके से हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को रेलेवेंट बनाए? नहीं जी, देखें, इनकी ब्रूट मेजॉरिटी है, और ये पार्लियामेंट में जो भी चाहें इसको अपनी मर्जी मनमानी कर सकते हैं। मगर ये ज़रूरी है कि अगर इतनी जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट को ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, और वो सिर्फ हुकूमती पार्टी और ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म साहब दे सकते हैं। ये वज़ीर आज़म साहब हो गए या इनकी सीनियर मिनिस्टर हो गए, जब ये आएंगे और पार्लियामेंट में बयानात देंगे, पार्लियामेंट को ब्रीफ करते रहेंगे, पार्लियामेंट को एक हिस्सा बनाएंगे अपनी गवर्नेंस का, तो फिर जाके ये जमहूरियत जो है ना उसको तकवीत मिलेगी। तो आपने तो चैलेंज कर दिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, दोनों को, और वो 2.5 अरब रुपए का की है, और 2.5 अरब रुपया भी आपने वसूल करना है, कैसे करेंगे आप? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं इंशाल्लाह ताला खत लिखूंगा अब इसाक डार साहब को। मैंने असेंबली में पहली तकरीर में नवाज शरीफ साहब से मांगा था ये 2.5 अरब। ये लोधरा के अवाम के पैसे हैं, इन्होंने अनाउंस किए इनके, और ये पाकिस्तानी खजाने से आएंगे। ये मुझे रोकने के लिए ये किया गया था, मगर मैं अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोधरा के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत करम किया। मैं आ गया हूँ पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह ताला ये पैसे मैं इनसे लेके जाऊंगा, लोधरा में इंशाल्लाह अवाम की खिदमत के खर्च करेंगे। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि आप ये 2.5 अरब जो है वसूल करें और ठोक बजा के करें, और आपके आने से पार्लियामेंट में PTI का रोल जो है वो भी कुछ ज़्यादा मानी खेज और दो टोक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निजामी साहब, आज कोयटे के वाकया ARY न्यूज़ के ऊपर हमला, ये ARY का जो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। अब देखिए, पहले एक न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को सलमान मसूद से घर छापा मारा, रेंजर ने बताया गया क्यों हुआ ये ARY के ऊपर हमला। ये वो को कहते हैं को पता नहीं पैम्फलेट भी फेंक गए, कोई दहशतगर्द तंजीम है, कोई दाइश का नाम ले रहा है। तो ये मामला जो है मीडिया फॉर सेफ्टी अपने एक
ऑर्गेनाइजेशन So what do इस्तांबुल you gather out of में, मैं बताने Jahangir लगा हूँ कि Sayeed's इस्तांबुल statement? में एक हमने तंजीम बनाई है मीडिया सेफ्टी के ऊपर, एडिटर्स फॉर सेफ्टी। चले कल इसको डिस्कस उसमें हमने इस बात को उठाया है और इंशाल्लाह इसको मज़ीद उठाएंगे। नाजरीन, आज हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आज हमने जो बात की वो सबसे पहले तो ये जो जैश मोहम्मद के लोग पकड़े गए, मौलाना मसूद अजहर, गुलाम हुसैन साहब का ख्याल है कि हमने बिल्कुल लंबे लेट गए। मैं समझता हूँ कि अगर ये वाकई मुलव्वस हैं तो ये पाकिस्तानी पॉलिसी में एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज आया और इसको वेलकम करना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब अब आ गए हैं पार्लियामेंट में, और उनको पार्लियामेंट की अहमियत का चाहे देर आया दुरुस्त आया एहसास हो गया गुलाम हुसैन साहब, और वो वहाँ भरपूर रोल अदा करेंगे। ये एक मुस्बत बात है। उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि चौधरी सरवर जो हैं वो छोड़ छाड़ कर कहीं जा रहे हैं, और जो भारत के साथ सिलसिला जुम्बानी है उसके बारे में उन्होंने कॉशन किया है कि इस मामले में एहतियात से काम लेना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि इसाक डार साहब को ख़त लिखेंगे और वो एक एक पाई 2.5 अरब की जो वसूल करेंगे जो वहाँ लगी है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं। नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।